नमस्कार। मैं डॉक्टर सारिका बंसल, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और कुछ फीमेल्स में होने वाले कॉमन कैंसर्स के बारे में। आजकल की दौड़ भाग भरी जिंदगी में महिलाएं अक्सर अपनी सेहत का अच्छी तरह ध्यान नहीं रख पाती हैं और इसके चलते वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही हैं। एक मेडिकल स्टडी के अनुसार महिलाएं खुद ही अपनी सेहत को गंभीरता से नहीं लेती हैं। वो अक्सर अपनी बिगड़ती सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं। इसके अलावा घरेलू हिंसा, गरीबी, ऐसे कई वजह हैं जिनके चलते बीमारियों के इलाज के बारे में वो सोच नहीं पाती हैं। महिलाओं की यही सोच और सेहत के प्रति उनकी लापरवाही कैंसर के आंकड़ों को लगभग 40% बढ़ा रही है। तेजी से बढ़ते इस आंकड़ों को हम तभी रोक सकते हैं जब महिलाएं नियमित रूप से कैंसर की शुरुआती जांच के लिए आगे आएं, ताकि कैंसर का सही समय में इलाज शुरू हो सके। सेहत इंडिया में आज हम बात करेंगे महिलाओं में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख कैंसर की और जानेंगे उनके लक्षण, अर्ली स्क्रीनिंग के फायदे और बचाव के तरीकों के बारे में। तो सबसे पहले सबको ये लगता है कैंसर है क्या, क्यों होता है। कुछ लोग को होता है, कुछ को नहीं होता है, इसका क्या कारण है, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। तो कैंसर क्या है और कैंसर की जागरूकता कैसे बन सकती है। अगर पहले हमें पता हो कि इसके लक्षण क्या होते हैं, तभी हम जागरूक हो पाएंगे कि हमारे को ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे कि कोई भी कहीं पे कोई गांठ का गठान किसी तरह से गर्दन में, बगल में, पेट में, कहीं भी किसी तरह की गांठ का बनना जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही हो, या बहुत लंबे टाइम से आपको खांसी बनी हुई है जो ठीक नहीं हो रही है, या जो तिल होता है, मस्सा होता है, उसका कलर चेंज हो रहा हो या बढ़ रहा हो साइज़ में, या कहीं से भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो, ये कुछ एक लक्षण होते हैं। या आपको भूख ना लग रही हो बहुत लंबे टाइम से, वज़न घट रहा हो लगातार आपका, एक महीने में जैसे 8-10 किलो वजन कम हो गया अचानक से, या रात में सोते सोते बहुत पसीना आता है, ये भी कुछ कैंसर के लक्षण होते हैं। तो इस तरह का कोई भी लक्षण है तो आपको अपने लोकल डॉक्टर से या फिर आजकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके आपको ज़रूर स्क्रीन कराना चाहिए कि मुझे इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो कोई कैंसर, किसी तरह का कोई कैंसर तो नहीं है। कुछ कैंसर जो होते हैं जो फैमिलीज़ में रन करते हैं, या जैसे कहते हैं हम जेनेटिकली स्प्रेड होते हैं या हेरिडिटरी होते हैं, तो उन कैंसर्स में के लिए स्पेशली स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बने हुए हैं। वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हमें लेने चाहिए, हमें अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। या जिनकी अगर कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कैंसर के चांसेस को बढ़ाते हैं, अगर आप उन कारणों में लिप्त हैं, वो आपके अगर हैं, वो कारण आप करते हैं, तो भी आपको अपने को स्क्रीन कराते रहना चाहिए। जैसे कि स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, मतलब टोबैको किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हो, चाहे आप टोबैको च्यू करते हो या बीड़ी सिगरेट लेते हो, अल्कोहल लेते हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हो, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है आपका, बिल्कुल एक जगह बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं है, अचानक से आपका फिर वेट लॉस होने लगे या भूख ना लगने लगे, तो ये सारी चीज़ें अगर किसी के अंदर वो है, या किसी को किसी टॉक्सिन्स के उसमें किसी ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे आपके टॉक्सिन्स का आपको एक्सपोजर रहता है, या आप किसी क्षेत्र में ऐसे रहते हैं जहाँ पानी में ज़्यादा इस तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, तो उन लोगों को अपने कुछ टाइम पे अपने को स्क्रीन करते रहना चाहिए कि हमें कैंसर तो नहीं हो रहा है। स्क्रीनिंग के मेथड्स किस किस चीज़ के लिए प्रेजेंट है हमारे पास, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग के मेथड्स हैं, सर्वाइकल कैंसर के हैं, लंग कैंसर के हैं, प्रोस्टेट कैंसर के हैं। इसमें से ब्रेस्ट, ओवरी और प्रोस्टेट कैंसर जो है ये फैमिलीज़ में रन करता है। कोलोरेक्टल कैंसर भी मेल्स में काफ़ी कॉमन है, उसमें भी कुछ सिम्टम्स इस तरह के होते हैं कि लेट्रिन के साथ आपका ब्लड आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो उसमें भी आपको स्क्रीनिंग करा सकते हैं आप। अब हमारा जो इतना इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो गया है, इतने हम एक्सपोज्ड हैं, पॉल्यूटेड सॉइल, एटमॉस्फेयर, सब के लिए, तो कैंसर की इंसिडेंस डे बाय डे बढ़ रही है। तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं या अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि कैंसर का सबको पता है कि कैंसर, जनरल पब्लिक में ये रहता है कि अगर कैंसर हो गया तो उसे मरना ही मरना है, ऐसा नहीं है।
कैंसर अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है अर्ली स्टेजेस में, यूजुअली हर कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। जो फर्स्ट सेकंड स्टेज होती है उसे हम अर्ली स्टेज कहते हैं, थर्ड फोर्थ को लेट स्टेजेस कहते हैं। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है तो हम उसे क्योर कर पाते हैं, कंप्लीटली उसको रूट से हटा पाते हैं। और लेट स्टेजेस में डायग्नोस होता है तो फिर हम उसे क्योर नहीं कर पाते हैं, वो डिफ़िकल्ट होता है। जनरल पब्लिक अवेयर होगी तो वो अर्ली स्टेज में उसका डायग्नोस होगा और वो क्योर होकर नॉर्मल लाइफ अपनी फिर आगे बिता सकते हैं। कई बार क्या होता है, अभी अपने लोकल डॉक्टर के पास ही टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। तो आजकल हर जगह कैंसर के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कैंसर के ये 5-6 मेन साइन सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो आप कैंसर के डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराइए। ऐसा नहीं होता जब कैंसर है तभी कैंसर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको कैंसर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कैंसर का डॉक्टर आपको कैंसर बता देगा, लेकिन आपको एक ये कन्फर्मेशन हो जाएगा हाँ मुझे कैंसर नहीं है। जो आपका टाइम लोकल डॉक्टर के पास वेस्ट होता है और हम तक आते आते आप लेट स्टेजेस में पहुंचते हैं, वो टाइम पीरियड आप अपना बचा सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे ख़राब होने वाली लाइफ को उसको आप फिर नॉर्मल लाइफ उसको बिता सकते हैं सही टाइम पे हमारे पास आके। कैंसर का ट्रीटमेंट 3 स्टेजेस में होता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी फॉर्म में। अब इसमें भी बहुत एलेबोरेट है कि सर्जरी भी बहुत टाइप की सर्जरीज़ हैं, कीमोथेरेपी भी बहुत टाइप की कीमोथेरेपीज़ अवेलेबल हैं, अब रेडियोथेरेपी भी बहुत काइंड की रेडियोथेरेपीज़ हैं। पब्लिक में बहुत काइंड ऑफ मिथ है कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैंसर से बेकार होता है, बीमारी से ज़्यादा ख़राब है। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही गलत सोच है। हम उस चीज़ को ठीक करने के लिए इलाज करते हैं और पेशेंट बिल्कुल, और जो भी हम इलाज देते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। आप कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसी तरह से कैंसर ट्रीटमेंट के भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं, फॉर टाइम बीइंग के लिए होते हैं, कोई भी परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे बाल झड़ जाएंगे, मेरे को उल्टी हो रही है, लेकिन ये बताइए आपको लाइफ बचानी है या टेम्परेरी जो आपके बाल जा रहे हैं, और जो बाल झड़ते हैं वो भी परमानेंट नहीं होते हैं। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के 3 to 6 मंथ्स के अंदर आपके बाल आ जाते हैं वापस। तो बेसिकली हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए किसी भी तरह फॉर्म में, और ये ट्रीटमेंट हमारा डिसाइड होता है, हम तीनों फैकल्टी के लोग बैठ के आपस में डिसाइड करते हैं। एक ट्यूमर बोर्ड होता है हर बड़े हॉस्पिटल में, कैंसर पेशेंट आता है उसका ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन होता है, वहाँ पे रेडिएशन वाले डॉक्टर, कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर, सर्जरी वाले डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट एक साथ, और रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ये सब बैठ के मीटिंग करते हैं और पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट हम क्या चीज़ करेंगे, सेकेंड क्या करेंगे, फिर उसके आगे क्या करेंगे। इस तरह से हम स्पेसिफिक होके पेशेंट का, और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। अब एक हमारी गाइडलाइंस होती हैं NCCN गाइडलाइन जो वर्ल्ड लेवल पे फॉलो होती हैं, वही हम इंडिया में भी फॉलो करते हैं। हर बड़े हॉस्पिटल में हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का। स्टेज के अकॉर्डिंग देखना होता है, तीनों मॉडलिटी की ज़रूरत होती है, किसी में एक ही मॉडलिटी से काम हो जाता है। तो ये ट्यूमर टू ट्यूमर, कैंसर टू कैंसर वेरी करता है कि किस साइट का कैंसर है आपका, किस स्टेज का कैंसर है, पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसा है, उसकी मॉलिकुलर जेनेटिक्स की रिपोर्ट्स कैसी हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट। सक्सेस रेट देखिए, अगर हम वही स्टेजेस वाइज सक्सेस रेट है, अगर आप अर्ली स्टेजेस में आ गए हैं, इनिशियल स्टेजेस में आ गए हैं, तो सक्सेस रेट 90%, 95%, कुछ केसेस में 100% भी है। लेकिन अगर आप यही लेटर स्टेजेस में आते हैं तो ये 40, 50, 30 ऐसे रहता है। जिनके परिवार में ऐसी कोई हिस्ट्री है उनको मैं कहूँगी कि ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है उनको। फिर तो उसके लिए उनको स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स ईयरली लेने चाहिए, हमारी उसकी भी गाइडलाइंस है। उन्हें आके ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आके अपने को स्क्रीन कराना चाहिए। कुछ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो 6 मंथली के गैप पे होते हैं, कुछ 1 ईयर के गैप पे होते हैं, और बाकी उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस करने चाहिए। हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक अपना फिक्स रूटीन होना चाहिए, किस टाइम आप जाग रहे हैं, किस टाइम सो रहे हैं, कितने आवर्स की स्लीप ले रहे हैं, और एक एक्सरसाइज का टाइम फिक्स होना चाहिए पर डे कि आपको ½ आवर टू 1 आवर का डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस होती हैं हमारी कुछ एक। और जिनकी फैमिली में नहीं हुआ है लाइफ स्टाइल चेंजेस, तो उन्हें भी ये करने हैं, लेकिन अगर उनको फिर अपने सिम्टम्स को लेके थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि कोई भी सिम्टम्स आए तो तुरंत उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। मेन है ब्रेस्ट कैंसर, फॉलोड बाय सर्वाइकल कैंसर, जिसको कहते हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये 2 मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं फीमेल में। तो ब्रेस्ट कैंसर अब डे बाय डे हमारा बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल चेंजेस हो रहे हैं। अब लेट मैरिज होती है, लेट चाइल्ड बर्थ,
तो जो हमारा ये एस्ट्रोजन लेवल का जो पीरियड होता है वो काफ़ी बढ़ गया है अब, और लोग अब इतना इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कराते हैं, उन ड्रग्स से भी ये साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसकी इंसिडेंस डे बाय डे बढ़ रही है। ओबेसिटी एक फैक्टर होता है, फीमेल्स भी अब स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब चीज़ें करने लगी हैं, तो उससे इसकी इंसिडेंस डे बाय डे बढ़ रही है। ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें तो उसके कारणों में आता है ओबेसिटी, आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री हो, स्मोकिंग, अल्कोहल, या कोई आपने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स किए हों, ये पिल्स वगैरह, ओवर यूज़ ऑफ पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स का ओवर यूज़ हो, ये सारे फैक्टर्स मिलके अर्ली मेनार्की, लेट मैरिज, लेट मेनोपॉज, ये सारी चीज़ें जब होती हैं, चाइल्ड बर्थ ना होना, ब्रेस्ट फीड ना कराना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और इसके लक्षण की बात करें हम तो लक्षण होता है कि आपके ब्रेस्ट में कहीं पे गांठ का गठान, कोई गांठ बन जाना। कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर है लेकिन ब्रेस्ट में गांठ नहीं आ रही, उसकी जगह आपकी बगल में गांठ आ जाती है, तो ये इस तरह के होते हैं। या निपल में कोई चेंजेस होना, उससे कोई डिस्चार्ज होना, ये मेन सिम्टम्स होते हैं यूजुअली। लेकिन इसके लिए आप फीमेल्स जो हैं वो अपने घर पे भी अपने को स्क्रीन कर सकती हैं। जैसे कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपने पाम ऑफ द हैंड से अपने ब्रेस्ट को चारों तरफ से पाल्पेट करना चाहिए, उसे टच करना चाहिए डीप प्रेशर देके थोड़ा सा, और एक्सिली पार्ट जो हम आर्मपिट कहते हैं उसको भी करना चाहिए। जैसे आप अपना अगर लेफ़्ट ब्रेस्ट कर रहे हैं तो उसे राइट हैंड से, राइट कर रहे हैं तो उसे लेफ़्ट से करें। इस तरह से एग्जामिन कर सकते हैं आप वीकली या मंथली, इस तरह से आप एग्जामिन। अगर आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखती है तो आप अपने नियर बाई ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वहाँ पे एग्जामिन कराएं। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको मैमोग्राफी स्क्रीनिंग करानी चाहिए ईयरली आफ्टर 30 ईयर्स की एज ग्रुप में। अगर कोई भी फीमेल यूजुअली हमारे पास प्रेजेंट करती है, उसके एक्जिला में या ब्रेस्ट में लंप आ रहा होता है, या फिर कहीं उसने लोकल डॉक्टर से मैमोग्राफी कराई है, उसको लंप आया, उन्होंने मैमोग्राफी करा दी, उसमें मास आ गया, फिर वो हमारे पास रेफ़र होके आता है, तो उस कंडीशन में हम फिर मैमोग्राफी में और क्लिनिकली एग्जामिन करके देखते हैं। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से उसकी एक बायोप्सी करते हैं। एक सोसाइटी में ये भी मिथ है कि अगर हमने बायोप्सी की या उसको छेड़ा तो ये फैल जाएगा। ऐसा ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है हम टिश्यू डायग्नोसिस के बाद ही स्टार्ट कर पाते हैं कि कौन सी तरह की सेल्स आ रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो इसलिए बायोप्सी मस्ट होती है, और बायोप्सी के बाद हम उसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं, उससे हमें रिसेप्टर स्टडी वगैरह पता चलती है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट उसका डिसाइड होता है कि हमें इसमें पहले सर्जरी करानी है। स्टेज डिसाइड होती है, स्टेज के लिए, स्टेजिंग के लिए यूजुअली आजकल हम पेट स्कैन करते हैं, होल बॉडी पेट सीटी स्कैन होता है, ये FDG स्कैन होता है। इसके थ्रू हमारी स्टेज डिसाइड होती है कि पेशेंट की फिर अब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया और इसकी क्या स्टेज है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है कि हमें इसे पहले सर्जरी करनी है या पहले कीमोथेरेपी देके इसे डाउन स्टेज करना है, फिर सर्जरी करानी है, और फिर सर्जरी के बाद जो रिपोर्ट आती है फिर से स्पेसिमेन पूरा आपका जो हम टिश्यू निकालते हैं उस डायग्नोसिस के लिए जाता है कि अब अगर हमने पहले कीमोथेरेपी दी थी तो उसका कितना रिस्पॉन्स आया, अब आगे इसको रेडियोथेरेपी की या हार्मोनल थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड होते हैं। तो हर पेशेंट का इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है, उसकी टॉलरेंस और उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग, और उसके ये सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो अब पेशेंट जाएगा ही जाएगा, या इसे अब घर का अपना रूटीन नहीं कर सकता, इसकी लाइफ ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशेंट हमारे पास आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और अपना रूटीन जॉब भी करते हैं साथ साथ, ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में भी। इन्फेक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग, कैंसर इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये ना तो कंटेजियस होता है ना इन्फेक्शियस होता है। आप एक प्लेट में खाना भी खा सकते हैं, उसके साथ सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। सिर्फ कैंसर पेशेंट का अगर कीमोथेरेपी चल रही है तो उस समय उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, उसको इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। जो भी इन्वायरमेंटल इन्फेक्शंस होते हैं वो ईजिली कैच कर सकता है, इसलिए उसको हम कहते हैं कि ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे मत जाओ, मास्क अप्लाई करो। सिर्फ वो कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम होता है जब इम्यूनिटी लो होती है। वो तो जनरल पब्लिक में भी अगर किसी की इम्यूनिटी लो है तो उसको इन्फेक्शन कैच हो सकते हैं, लेकिन कैंसर और इन्फेक्शन में बहुत डिफरेंस है, वो टोटली डिफरेंट थिंग। जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, BRCA1 BRCA2 जीन पॉजिटिव आया है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि आपको आपकी नेक्स्ट जनरेशन को होगा ही होगा। तो लोग जो ओवर कॉन्शियस होते हैं, वो होते हैं, वो प्रोफाइलेक्टिकली या तो मैस्टेक्टमी करा लेते हैं, या हम उन्हें हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर वो स्क्रीन कर सकते हैं अपने को मैमोग्राफी से ईयरली या 6 मंथली। मैस्टेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिससे आप रिकन्स्ट्रक्ट हो जाता है आपका ब्रेस्ट, तो उसमें चांसेस आपके कैंसर होने के वो चांसेस काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं।
To avoid tobacco in any form, alcohol in any form, don't take these things, don't get addicted to these things. Healthy life, healthy lifestyle, healthy schedule, healthy diet, और एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका मैरिज, चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीड योर चिल्ड्रन. दीज आर द प्रिकॉशंस फॉर फीमेल्स. नाउ कमिंग टू सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर. इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, और ये सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में होता है यूजुअली, और इसमें एक होता है HPV वायरस इन्फेक्शन. इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहिए. जो HPV वायरस इन्फेक्शन का सोर्स होता है वो फिर आपका अवॉइड कर सकते हैं आप. तो और स्मोकिंग, एल्कोहल, ये भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं. ये मेनली इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं. और मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स होता है. तो जो चीज़ अब हमारे इंडिया में अब धीरे धीरे कम हो रही है, इसीलिए इसकी इंसिडेंस भी कम हुई है सर्वाइकल कैंसर की. और इसके प्रिवेंशन के लिए हमारे पास आ गई है सर्वाइकल वैक्सीन, जो कि हम रिकमेंड करते हैं 9 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप की फ़ीमेल्स को देने के लिए. और अगर आप उस एज में नहीं दे पाए हैं तो हम लेटर स्टेजेस में भी दे देते हैं, तब हम इसकी 3 डोजेस देनी पड़ती हैं. अगर 9 to 14 ईयर्स की फ़ीमेल है तो उसको हम सिर्फ 2 डोजेस में काम हो जाता है. तो ये भी प्रिवेंशन करती है इसका. और एक हमें पर्सनल हाइजीन, वजाइनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए. स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब अवॉइड करना चाहिए. और वो तो है ही, आप अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करिए, गुड इम्यूनिटी, बाई अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट से. और इसके लक्षण क्या होते हैं? कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, मेंस्ट्रुएशन के अलावा आपकी अगर कोई भी इंटरमिटेंट ब्लीडिंग हो रही हो, या पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग अगर है आपकी, तो वो एक पूरा वार्निंग साइन होता है कि आपको कैंसर हो सकता है. ये एक बहुत पर्टिकुलर. या कोई फाउल स्मेलिंग आपको डिस्चार्ज हो रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज फीमेल सोचती है बहुत कॉमन है, हो ही रहा, हो सबको होता है थोड़ा बहुत. लेकिन अगर फाउल स्मेलिंग है, कलर चेंज है, तो आपको ज़रूर स्क्रीन करना चाहिए. और इसका एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है पेप स्मेयर, जिसमें कि आपके वजाइना से हम ब्रशिंग से सैंपल ले लेते हैं और उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं. उससे जो भी एबनॉर्मल सेल्स होती हैं वो पिक हो जाती हैं. अगर वो एबनॉर्मल सेल्स आती हैं तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं और बहुत ही अर्ली स्टेज में उसको हम पिक कर लेते हैं. इसका भी ट्रीटमेंट बहुत ही बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोस हो गया तो कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती. एक सिंपल प्रोसीजर होता है कोनाइजेशन, उससे भी ठीक हो जाते हैं. अगर यही आपका लेटर स्टेजेस में डायग्नोस होता है तो क्योर डिफ़िकल्ट है, क्योर नॉट पॉसिबल. तो इसकी भी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. इसमें जैसे ही आपकी सेक्सुअली एक्टिव फीमेल होती है तो हमें उसको स्क्रीनिंग हम एडवाइस करते हैं, ईयरली पेप स्मेयर. कैंसर से डरना नहीं है, हमें मिलके उसको से फाइट करना है. कैंसर अब इतना कॉमन हो गया है कि उसे हमें मिलके फाइट करके हटाना है सोसाइटी से, उसका ट्रीटमेंट करना है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. कैंसर अब ऐसा वर्ड नहीं रहा कि हाँ अब हम जान से जाएंगे ही जाएंगे, कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है. कैंसर होने के बाद भी आप नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं अगर आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास चले गए, सही टाइम पे आपने सही जगह से ट्रीटमेंट ले लिया तो. और ना कि आपको अपने लोकल डॉक्टर के पास ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए. अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए लोकल डॉक्टर के पास गए हैं, आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ते में अगर नहीं कुछ हो रहा है तो आपको एक्सपर्ट को ज़रूर से कंसल्ट करना चाहिए. कैंसर के डॉक्टर के पास आने का ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर ही डायग्नोस हो जाएगा. बहुत सारे पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट आते हैं, हम उनको निगेटिव रूल आउट करके देते हैं कि आपको कैंसर नहीं है, आप चिंता ना करिए. तो इस तरह से भी, इसलिए इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए. और जो हम तक आने में बहुत लेट कर देते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अवेयर होइए, इग्नोरेंट मत बनिए. अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अवेयर रहिए, मिलके फाइट करते हैं.